केमिस्ट्री की 7th यूनिट है पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट। पी ब्लॉक के अंतर्गत वे तत्व आते हैं जिनकी अंतिम उपकक्षा पी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं कि समूह 15 या 15वें वर्ग के तत्व। 15वें वर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ 5 तत्व हैं, जिनकी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य विन्यास NH2 होता है। अर्थात इन सभी तत्वों की अंतिम उपकक्षा P होती है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस वर्ग का प्रथम तत्व नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से प्रायः भिन्नता, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो निम्न कारणों से होता है। नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा होता है, इस पर उच्च ऋण विद्युतता होती है, अर्थात यह अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। आकार छोटा है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सकता है। इसमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन अन्य नाइट्रोजन के साथ त्रिबंध बनाता है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग कर उपसहसंयोजी बंध भी बना सकता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटलों का अभाव होता है। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर नाइट्रोजन अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार व्यक्त करता है। 15वें वर्ग का नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से निम्न गुणों में असामान्य व्यवहार व्यक्त करता है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, नाइट्रोजन का अणु साधारण ताप पर गैस होता है, जबकि अन्य सभी तत्व ठोस होते हैं तथा उनके अपर रूप पाए जाते हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु बनाता है N2 तथा इसके अणु में त्रिबंध होने के कारण हम देखते हैं कि यह अधिक स्थायी होता है। अन्य तत्व चतुर्परमाणुक अणु बनाते हैं, जिनके 4-4 परमाणु परस्पर जुड़े हुए होते हैं और अणु को निर्मित करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर संकर या उपसह संयोजी यौगिक नहीं बनाता, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटलों का अभाव होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का पेंटा व्युत्पन्न ज्ञात नहीं है, जबकि अन्य इस वर्ग के अन्य तत्व पेंटा व्युत्पन्न भी बनाते हैं। नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया द्रव है तथा इस वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइडों से अधिक स्थायी होता है। नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, सूत्र इसका NH3 है। इसका औद्योगिक स्तर पर निर्माण हेबर विधि के द्वारा किया जाता है। जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैसों को 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा उच्च दाब पर आयरन उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया जाता है, तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। यहां मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, जो आयरन की उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। हेबर विधि का डायग्राम हम देखते हैं कि हेबर विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैसों को 1:3 के सरल अनुपात में पंप के द्वारा संपीड़ित करते हैं तथा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैसें परस्पर अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। बनने वाली अमोनिया गैस को शीतलक पाइपों में प्रवाहित करते हैं तथा द्रव अमोनिया में परिवर्तित कर लेते हैं। वे गैसें जो यहां द्रवित नहीं होती अथवा अभिक्रिया नहीं करती है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के रूप में ही रहती है, उन्हें पंप की सहायता से पुनः संपीड़ित कर उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। अर्थात इस प्रक्रम को कई बार दोहरा लिया जाता है एवं अमोनिया का निर्माण कर लिया जाता है। नाइट्रोजन का अगला यौगिक है नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोगशाला में निर्माण पोटेशियम नाइट्रेट अथवा सोडियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके किया जाता है।
जैसे रिएक्शन में हम देख रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है तथा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाता है। औद्योगिक स्तर पर निर्माण, पहली विधि है रिटार्ट की विधि। जैसी प्रयोगशाला विधि थी वही समीकरण यहाँ पर होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। एक रिटार्ट में पोटेशियम नाइट्रेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म किया जाता है। रिटार्ट प्रायः ढलवा लोहे का बना हुआ होता है। बनने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को हम देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड अथवा नाइट्रिक अम्ल की वाष्प निर्मित होती है, जिसे ठंडा करके सांद्र नाइट्रिक अम्ल को पृथक कर लिया जाता है। वो गैसीय मिश्रण जो यहाँ पर द्रवित नहीं होता है उसे जल से ठंडे किए हुए सिलिका के पाइपों में प्रवाहित करते हैं तथा अवशोषक चेंबर में प्रवाहित करते हैं, जहां ऊपर से जल गिराया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की वाष्प जल में विलय होकर के तनु नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इस प्रकार यह नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की रिटार्ट विधि होती है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की दूसरी विधि बर्कलेड आयड विधि। इस विधि में वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को संयुक्त कराकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाई जाती है। यह क्रिया विद्युत आर्क की उपस्थिति में होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाती है। इसे जल में अवशोषित किया जाता है। जल में अवशोषित करने पर हम देखते हैं कि नाइट्रस एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। यह नाइट्रस अम्ल नाइट्रिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है तथा नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्त हो जाता है, जिसे पुनः ऑक्सीकरण कक्ष में या उत्प्रेरक कक्ष में या पुनः प्रवाहित करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। डायग्राम देखिए बर्कलेड आयड विधि का। हम देख रहे हैं वायु को हमने प्रवाहित किया, दो इलेक्ट्रोड लगा करके हमने उनके बीच में विद्युत आर्क उत्पन्न किया हुआ है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें यहां नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। बनने वाली गैसों को ठंडा करके ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाती है, जिसे अवशोषक चेंबर में ऊपर से गिरते हुए जल में प्रवाहित करने पर जल में वह विलय होती है और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। इस प्रकार यह विधि है जिसमें वायु में तड़ित के द्वारा या आर्क के द्वारा सीधे ही नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को संयुक्त करा करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की अगली विधि है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि में हम देखते हैं कि अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाई जाती है। इसे ऑक्सीजन की और मात्रा के साथ में संयुक्त करा करके NO2 में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिसे जल में घोलने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए हम देखते हैं कि अमोनिया गैस को लगभग 10 गुने वायु के आयतन के साथ मिश्रित करके एक कक्ष में गर्म प्लेटिनम उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया जाता है। फलस्वरूप हम देखते हैं NO गैस प्राप्त होती है। जब यह NO गैस ऑक्सीकरण कक्ष में ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है तो NO2 गैस बनाती है। तीसरे कक्ष में जहां जल ऊपर से गिराया जा रहा है, यह जल में विलय होती है और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल तनु नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसकी सांद्रता लगभग 60% होती है। अभिक्रियाएं देखते हैं। अमोनिया गैस वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कक्ष में संयुक्त होती है, नाइट्रोजन परऑक्साइड बनती है और यह नाइट्रोजन परऑक्साइड अवशोषक कक्ष में हम देखते हैं जल में विलय होती है और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आवर्त सारणी के 15वें वर्ग में हम देखते हैं नाइट्रोजन तत्व ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके अनेक प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। इन ऑक्साइडों के अंतर्गत पहला ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है ये नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। सूत्र इसका N2O होता है। लाफिंग गैस अर्थात यह सूंघने में आती है तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली हंसने लगता है, इसलिए इस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। फार्मूला इसका N2O, नाम इसका नाइट्रस ऑक्साइड। कंस्ट्रक्शन अगर अपन देखें इसका 2N + O = 0। ऑक्सीकरण संख्या अगर हम लिखते हैं यहां पर ऑक्सीजन की -2 तो हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है वह +1 अवस्था में इसमें प्रेजेंट होता है। ये संरचनाएं हैं इसकी। 3 रूपों का अनुनादी संकर होता है। नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड NO। कंस्ट्रक्शन अगर अपन देखें तो इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड फार्मूला NO। तीसरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। कंस्ट्रक्शन अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें 4 होती है। यह निम्न 2 अनुनादी रूपों का संकर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। कंस्ट्रक्शन अगर इसका अपन देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें 3 होती है और यह भी निम्न 2 अनुनादी रूपों का संकर होता है। और पांचवा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें 5 होती है और हम देखते हैं इस प्रकार से इसकी यह संरचना होती है। NO2 NO3, NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के रूप में हम देखते हैं कि यह पाया जाता है। इसी वर्ग का दूसरा तत्व फास्फोरस, जो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। P2O3 जिसे फास्फोरस ट्राइऑक्साइड कहा जाता है तथा P2O5 जिसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कहा जाता है। फास्फोरस का हाइड्राइड फास्फिन कहलाता है। फार्मूला उसका PH3 होता है। जब श्वेत फास्फोरस NaOH के विलयन के साथ में अभिक्रिया करती है तो हम देखते हैं कि फास्फिन गैस का निर्माण होता है। देखिए विधि इसकी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फास्फिन गैस का निर्माण। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में या आसवन फ्लास्क में श्वेत फास्फोरस तथा NaOH का विलयन लिया जाता है। साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसलिए प्रवाहित की जाती है क्योंकि श्वेत फास्फोरस वायु की उपस्थिति में आने पर जलने लगता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर हम अंदर की वायु को कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस कर देते हैं। फ्लास्क में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हम देखते हैं फास्फिन गैस का निर्माण होता है, जिसे जल में डूबी हुई निकास नली में प्रवाहित किया जाता है। यहां गैस जार रखेंगे तो गैस जार में एकत्रित हो जाएगी और गैस जार ना रखने पर हम देखते हैं कि यह फास्फिन वायु के संपर्क में आते से ही श्वेत रंग के धुएं के छल्ले बनाते हुए बाहर निकलने लगती है। इन छल्लों का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि फास्फिन के साथ साथ उपरोक्त अभिक्रिया में कुछ फास्फोरस डाइहाइड्राइड P2H4 भी निर्मित हो जाता है, जो हम देखते हैं कि वायु में जल करके श्वेत फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के छल्लों को निर्मित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में फास्फिन गैस का निर्माण, तो श्वेत फास्फोरस NaOH विलयन के साथ में रिएक्शन करता है, फास्फिन गैस का निर्माण होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 का प्रयोगशाला में निर्माण। PCl3 या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का प्रयोगशाला में निर्माण श्वेत फास्फोरस की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराकर किया जाता है। हम देखते हैं P4 + 6Cl2 कन्वर्टेड इनटू 4PCl3। अर्थात जब श्वेत फास्फोरस क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए एक रिटार्ट में या फ्लास्क में हमने श्वेत फास्फोरस लिया हुआ है तथा क्लोरीन गैस हम एक नली के द्वारा इसके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। दोनों की आपसी रिएक्शन होती है उच्च ताप पर और हम देखते हैं कि PCl3 का निर्माण होता है, जिसे एक ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है।
ग्राही पात्र में PCl5 वियोजित ना हो, इसलिए इसे हिम मिश्रण में रखा जाता है। साथ ही ग्राही पात्र के साथ में एक रक्षक नलिका या गार्ड ट्यूब लगी होती है जो बाहर की नमी को अंदर नहीं आने देती। इस प्रकार हम देखते हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 का निर्माण होता है। यह PCl3 हम देखते हैं बर्फ से ठंडे किए हुए ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट फास्फोरस का यौगिक है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। सिंपल सी रिएक्शन है। उपरोक्त अभिक्रिया में बना हुआ PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो PCl5 बनाता है। एग्जाम के हिसाब से फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। बर्फ से ठंडा किया गया एक फ्लास्क है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम PCl3 की गिराते जा रहे हैं। इसी PCl3 के ऊपर साइड से एक ट्यूब के द्वारा शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। दोनों अभिक्रिया करते हैं और फ्लास्क में हम देखते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण होता है। अप्रयुक्त क्लोरीन गैस साइड में लगी हुई एक अन्य दूसरी नलिका के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर से थिसिल कीप की सहायता से ड्रॉप बाय ड्रॉप PCl3 गिराया जाता है। एक तरफ से शुष्क क्लोरीन आती है, दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, फलस्वरूप PCl5 का निर्माण होता है और अप्रयुक्त गैसें हम देखते हैं निकास नली एक दूसरी नलिका के द्वारा बाहर हो जाती है। इसी चैप्टर में 15वें वर्ग के बाद में अब है आवर्त सारणी का 16वां वर्ग। समूह 16 में हम देखते हैं 5 तत्व होते हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सभी तत्वों की अंतिम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है, अर्थात ये भी P ब्लॉक के तत्व हैं। इनकी भी अंतिम उपकक्षा P है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रथम तत्व ऑक्सीजन अपर रूपता प्रदर्शित करता है जो O2 और O3 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन तथा ओजोन। वहीं हम देखते हैं सल्फर का एक अणु 8 परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई एक संघनित संरचना के रूप में होता है। फलस्वरूप सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके विपरीत ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य इस प्रकार का प्रबल बल नहीं होता है, अर्थात वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन बनाने की विधियां प्रयोगशाला विधि है। जब पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है एवं ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस विधि के द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करके भी ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जाता है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ओजोन O3। हम देखते हैं जब ऑक्सीजन में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो ओजोनेटेड एयर ओजोन युक्त ऑक्सीजन या ओजोन युक्त वायु बनती है। ओजोन के निर्माण के लिए जो उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें ओजोनाइजर कहा जाता है। हमारे सिलेबस में हम देखते हैं 3 प्रकार के ओजोनाइजर हैं। पहला ओजोनाइजर हम देख रहे हैं सीमेन ओजोनाइजर। सीमेन ओजोनाइजर की संरचना में हम देखते हैं कि यह कांच की 2 समाक्ष नलियों का बना हुआ होता है। एक कम व्यास वाली नली होती है, एक बाहर अधिक व्यास वाली नली होती है जो एक सिरे पर बंद होती है और चित्रानुसार आपस में जुड़ी हुई होती है। बाहरी नली के बाहर की तरफ तथा आंतरिक नली के अंदर की तरफ पूरी गोलाई में टीन पत्र लिपटा हुआ होता है। दोनों 3 पत्रों का संबंध हम देखते हैं अंदर वाला और बाहर वाला प्रेरण कुंडली से कर दिया जाता है ताकि दोनों के मध्य विद्युत स्पार्क उत्पन्न किया जा सके। दोनों कांच की नलियों के बीच में जो रिक्त स्थान रिंग के रूप में वलय के रूप में जो रिक्त स्थान रहता है उसमें शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। 3 पत्रों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करने पर हम देखते हैं कि यह शुष्क ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित हो जाती है तथा ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसमें ओजोन की प्रतिशतता लगभग 10% होती है।
इस प्रक्रम को निरंतर दोहरा करके ओजोन की प्रतिशतता को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कम ताप पर अगर हम यह प्रक्रिया दोहराते हैं तो ओजोन की प्रतिशतता बढ़ जाती है। दूसरा ओजोनाइजर है जिसे ब्राडी ओजोनाइजर कहा जाता है। ध्यान से देखिए, इसमें एक यू नली होती है। यह पूरी यू नली, केवल ऐसा नहीं कि इससे अपन यू नली समझ लें, इसमें एक यू नली होती है जिसका एक सिरा सकरा तथा दूसरा सिरा चौड़ा होता है। चौड़े वाले सिरे में चित्रानुसार हम देखते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी हुई एक परख नली रख दी जाती है जिसके मध्य एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है तथा यू नली की दोनों भुजाओं के बीच में भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। यू नली के सकरे किनारे से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जब हम उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं तो तड़ित या स्पार्क या विद्युत विसर्जन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होती है यू नली में से तो हम देखते हैं वह ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। फलस्वरूप चौड़े मुंह वाले सिरे पर ओजोन युक्त ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस विधि में भी हम देखते हैं कि ओजोन की प्रतिशतता कम होती है, लगभग 20% हम देखते कि यहां पर ओजोन प्राप्त होती है। प्रक्रम को दोहरा करके ओजोन की प्रतिशतता को बढ़ाया जा सकता है। तो यह दूसरी विधि है ब्राडी ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण। ओजोन बनाने का तीसरा ओजोनाइजर सीमेन हाल्स्के ओजोनाइजर। हम देख रहे हैं कि यह ओजोनाइजर चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में हम देखते हैं कि यह एक लोहे का टैंक या बॉक्स के समान संरचना है जिसमें दो दो की पंक्ति में, इनके आगे की तरफ और लगे हुए हैं, हम देखते हैं दो दो की पंक्ति में कांच या पोर्सिलीन के बने 6 से 8 तक 3 फुट ऊंचे एवं 10 इंच व्यास के सिलेंडर लगे हुए होते हैं। प्रत्येक सिलेंडर के अंदर एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, छड़ के रूप में है जो हम देखते हैं एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड के दोनों ओर खाली जगह होती है तथा साइड के चेंबर में जल भरा हुआ होता है। जब इलेक्ट्रोडों के बीच में हम देखते हैं कि विद्युत विसर्जन प्रारंभ किया जाता है, लगभग 8000 वोल्ट से लेकर के 10,000 वोल्ट का विद्युत विसर्जन जब यहां पर प्रारंभ किया जाता है, साथ ही इन चेंबरों में नीचे से वायु को प्रवाहित किया जाता है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है जो ऊपरी सिरे से पृथक हो जाती है। विद्युत विसर्जन के कारण अंदर भरे हुए जल का ताप बढ़ जाता है, अतः जल का एक निरंतर प्रवाह रखा जाता है। निचले हिस्से से ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है तथा गर्म जल को ऊपर वाले सिरे से पृथक कर दिया जाता है। इस उपकरण के द्वारा लगभग 5% ओजोन युक्त वायु हमें प्राप्त होती है। वायु के स्थान पर यदि ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है तो ओजोन की प्रतिशतता लगभग 15 हो जाती है। प्रक्रम को निरंतर दोहरा करके ओजोन की प्रतिशतता को और बढ़ाया जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मूला इसका होता है H2SO4। इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है तथा यह सभी रसायनों का राजा कहलाता है। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 के बनाने की 2 विधियां हैं। पहली विधि हम देखते हैं शीर्ष कक्ष विधि, दूसरी आएगी संपर्क विधि। शीर्ष कक्ष विधि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए डायग्राम इनके 4-4 अंक के हिसाब से बनते हैं और वर्णन भी इनका पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं यहां शीर्ष कक्ष विधि का पहला भाग है पाइराइड बर्नर या गंधक भट्टी। यहां पर सल्फर को या आयरन पाइराइटिस को जलाया जाता है तथा SO2 गैस का निर्माण किया जाता है। अर्थात पाइराइड बर्नर में हम देखते हैं कि SO2 गैस बनती है जो आगे की ओर बढ़ जाती है, ये SO2 गैस। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं नाइटर पात्र। यहां पर सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है। दोनों जब गर्म होकर के रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। हम देखते हैं कि यह नाइट्रिक अम्ल SO2 के साथ में अभिक्रिया करता है और NO2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहां पर
NO2 गैस हम देख रहे हैं कि आगे जा रही है। इस प्रकार पाइराइड बर्नर के द्वारा हमने SO2 गैस का निर्माण किया और नाइटर पात्र के द्वारा हमने NO2 गैस का निर्माण किया। इन दोनों गैसीय मिश्रण को ग्लोबर टावर में प्रवाहित किया जाता है। यह स्टील का बना हुआ एक पात्र होता है जिसमें हम देखते हैं कि चकमक पत्थर अर्थात संगमरमर के टुकड़े भरे हुए होते हैं। यहाँ गैसीय मिश्रण नीचे से ऊपर की ओर जाता है तथा हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से जो गेलुसेक टावर है उससे तथा साथ ही जो लेड कक्ष है उससे जो तनु अम्ल प्राप्त हुआ है, हम देख रहे हैं कि यह तनु अम्ल तो गेलुसेक टावर में जा रहा है और गेलुसेक टावर से जो नीचे की तरफ नाइट्रेटेड अम्ल प्राप्त होता है वह यहां ऊपर से इसमें गिराया जाता है और कक्ष जो तनु अम्ल है उसे भी यहां पर गिराया जाता है। कक्ष अम्ल तनु होता है। पानी की उपस्थिति के कारण हम देखते कि यहां पर SO2 गैस उसमें विलय होती है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। तो ग्लोबर टावर में हम देखते हैं कि नीचे की तरफ से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। वह गैसीय मिश्रण जो यहां पर अभिक्रिया नहीं करता है वह आगे की ओर हम देखते हैं कि शीर्ष कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। यहां से गैसीय मिश्रण हम देखते हैं कि जो आ रहा है उसे हमने शीर्ष कक्ष में प्रवाहित कर दिया। शीर्ष कक्ष शीशे के या लेड के बने हुए कक्ष होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। ऊपर से इनमें जलधारा को गिराया जाता है। जो गैसीय मिश्रण ग्लोबर टावर में अभिकृत नहीं होता, SO2 और NO2 का मिश्रण, उसे हम लेड चेंबर में प्रवाहित करते हैं। लेड चेंबर में हम देखते हैं कि SO2 गैस को NO2 गैस SO3 गैस में बदल देती है और जैसे ही यह SO3 गैस जल के संपर्क में आती है, जल में विलय होकर के यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है जिसे कक्ष अम्ल कहा जाता है, जिसकी प्रतिशतता 60 से 65% होती है। श्रेणी क्रम में कक्षों को इसलिए लगाया जाता है कि एक कक्ष में जो गैसीय मिश्रण जल के संपर्क में नहीं आ पाया, शेष रह गया, वह दूसरे कक्ष में, दूसरे से तीसरे कक्ष में वह जल के साथ कंबाइंड होता है और हम देखते हैं कि कक्ष अम्ल के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। अंत में बचा हुआ गैसीय मिश्रण जिसमें मुख्यतया नाइट्रोजन के ऑक्साइड शेष रह जाते हैं, उन्हें अंतिम कक्ष गेलुसेक स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। हम देखते हैं कि यह भी एक ग्लोबर टावर के समान टावर होता है जिसके अंदर कोक भरा हुआ होता है। ऊपर से हम देख रहे हैं कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के मिश्रण को गिराया जाता है। जब यह मिश्रण नीचे से आने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के साथ में सम्मिश्रित होता है तो नाइट्रेटेड अम्ल प्राप्त होता है। इस नाइट्रेटेड अम्ल को पुनः हम देखते कि ग्लोबर टावर में गिराया जाता है। ग्लोबर टावर में अम्ल को गिराने पर हम देखते हैं SO2 और NO2 गैसों का ताप यहां कम हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं गैसों की गर्मी के कारण तनु अम्ल में से पानी जल वाष्प बन करके उड़ जाता है, फलस्वरूप अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है। वहीं गेलुसेक स्तंभ से प्राप्त हुए नाइट्रिक अम्ल में से यहां नाइट्रोजन के ऑक्साइड दूर हो जाते हैं। इस प्रकार यह विधि है शीर्ष कक्ष विधि बनाने के में। डायग्राम बनाने में सबसे पहले पाइराइड बर्नर, SO2 गैस बनेगी, नाइटर पात्र, NO2 गैस बनेगी, ग्लोबर टावर संगमरमर भरा हुआ है, ऊपर से दो प्रकार के अम्ल आ रहे हैं, नाइट्रेटेड अम्ल आ रहा है और तनु कक्ष अम्ल आ रहा है, नीचे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। शेष गैसीय मिश्रण को 3 शीर्ष कक्षों में से प्रवाहित किया, नीचे कक्ष अम्ल हमने प्राप्त किया। जो गैसीय मिश्रण शेष रह गया, अंतिम स्तंभ गेलुसेक स्तंभ में हमने उसे प्रवाहित किया तथा ऊपर से सांद्र अम्ल के द्वारा हमने उन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को यहां पर अधिशोषित करके नाइट्रेटेड अम्ल को प्राप्त किया। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की दूसरी विधि संपर्क विधि। देखिए डायग्राम इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अपन देख रहे हैं कि पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनता है, डायग्राम अकेला भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो दूसरी विधि है संपर्क विधि। देखिए इस विधि का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहला पार्ट उसी प्रकार से इसमें भी पाइराइड बर्नर या गंधक भट्टी, जहां पर हम देखते हैं आयरन पाइराइटिस या सल्फर को वायु की उपस्थिति में जला करके SO2 गैस बनाई जाती है।
दूसरा धूल कक्ष, जब SO2 गैस बनती है, सल्फर को हमने जलाया है, तो उसके साथ में कार्बन के कण, धूल के कण आदि हो सकते हैं। तो दूसरा धूल कक्ष हम देखते हैं, यहाँ पाइराइड भट्टी से निकलने वाली गैसों को भेजा जाता है तथा ऊपर से भाप प्रवाहित की जाती है। हम देखते हैं भाप की उपस्थिति में धूल के कण यहीं पर एकत्रित हो जाते हैं तथा गैसीय मिश्रण आगे एक सिलिका के बने हुए मुड़े हुए पाइप में प्रवाहित किया जाता है। शीशे के बने हुए, सिलिका नहीं, शीशे के बने हुए ये पाइप है, लेड के बने हुए पाइप है, जिनमें हमने गर्म गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया, जो धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए कम ताप पर होता जाता है, अर्थात गैसें ठंडी हो जाती है। इन गैसों का ताप यहां शीशे के पाइपों में लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। तो पहला हमने देखा पाइराइड बर्नर, जिससे हमने SO2 गैस का निर्माण किया। दूसरा हमने देखा धूल कक्ष, गैस के साथ आए हुए कार्बन के कणों को भाप के द्वारा हमने यहीं पर रोक दिया। तीसरा हमने देखा शीतलक पाइप, जो शीशे का बना हुआ है, जिसने गैसों को ठंडा किया। चौथा हम पॉइंट यहां पर देखते हैं, धावन स्तंभ, लेड का बना हुआ, शीशे का बना हुआ यह स्तंभ होता है, जिसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं। ऊपर से जलधारा गिराई जा रही है, फव्वारे के रूप में जल जब नीचे की ओर आता है तो जो अशुद्धियां होती है जल में विलय होने वाली, हम देखते हैं कि वो यहां पर पृथक हो जाती है। इस प्रकार SO2 गैस अब आगे की ओर हम देखते हैं शुष्कीकरण स्तंभ में प्रवाहित की जाती है। यहां पर भी हम देखते हैं कि क्वार्ट्ज के टुकड़े लगे हुए हैं, रखे हुए हैं मध्य वाले भाग में, और ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराया जाता है। यह अम्ल गैस में उपस्थित नमी को दूर कर देता है। इस प्रकार इससे निकलने वाली गैस शुष्क गैस होती है, जिसे शोधक में या आर्सेनिक शोधक में प्रवाहित किया जाता है। आर्सेनिक शोधक हम देखते हैं एक चेंबर के रूप में संरचना होती है, जिसमें फेरस हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप रखा हुआ होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड का हम देखते हैं कि यहां पर अवक्षेप रखा हुआ है। यह अवक्षेप गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक अशुद्धियों को अधिशोषित कर लेता है, अन्यथा ये आर्सेनिक अशुद्धियां उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देती है। निकलने वाले गैसीय मिश्रण को, आर्सेनिक शोधक से निकलने वाले गैसीय मिश्रण को परीक्षण बॉक्स में प्रवाहित किया जाता है। यहां हम देखते हैं कि एक छोटा बॉक्स होता है, जिसकी विंडो ग्लास की, कांच की बनी हुई होती है, साथ ही प्रकाश व्यवस्था रहती है। यदि गैसीय मिश्रण में धूल के कण उपस्थित होते हैं तो वे यहां चमकदार दिखलाई देते हैं। अगर इस प्रकार की कंडीशन सामने आती है तो गैस का पुनः शोधन किया जाता है, और अगर चमकते हुए यहां पर धूल के कण नहीं दिखलाई पड़ते हैं तो गैस को आगे संपर्क कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। संपर्क कक्ष में हम देखते हैं कि शुद्ध SO2 गैस तथा वायु का मिश्रण प्रवाहित किया जाता है, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपर्क में आता है तथा SO3 गैस का निर्माण करता है। बनने वाली SO3 गैस को अंतिम स्तंभ, अवशोषण स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है, जहां ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 हम देखते हैं SO3 गैस के साथ में कंबाइंड होता है, अवशोषित कर लेता है, फलस्वरूप H2S2O7 बनाता है, जिसे ओलियम कहा जाता है या सधुम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इस ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल की मात्रा मिलाकर के आवश्यक सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। H2H2O7 ओलियम है, H2O मिलाया तो अपन देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, ये 2 सल्फर, 7 और 1 8 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस विधि के द्वारा जब अवशोषण स्तंभ में ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है तो वह नीचे से आने वाली SO3 गैस को विलय करके सधुम्र सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम का निर्माण करता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जल को मिला करके उचित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए संपर्क विधि में सबसे पहले पाइराइड बर्नर,
जिसकी सहायता से हमने गंधक को जलाया और SO2 गैस प्राप्त की। धूल के कणों को दूर करने के लिए धूल कक्ष, जहां भाप को प्रवाहित किया। गैस के ताप को कम करने के लिए शीशे के बने हुए पाइप शीतलक पाइप हो गए। गैस से अशुद्धियों को दूर करने के लिए धावन स्तंभ है, जल में मिले अशुद्धियों को यहां हमने दूर कर दिया है। जल की नमी को दूर करने के लिए गैस की नमी को दूर करने के लिए शुष्कीकरण स्तंभ है, जिसमें ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराया जा रहा है। गैसीय मिश्रण के साथ आई हुई आर्सेनिक अशुद्धि को दूर करने के लिए आर्सेनिक शोधक है, जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप रखा हुआ है। गैस की अशुद्धियों को चेक करने के लिए परीक्षण बॉक्स है। संपर्क कक्ष है, जहां अंदर उत्प्रेरक को रखा हुआ है तथा SO2 एवं ऑक्सीजन को यहां प्रवाहित किया जाता है तथा SO3 गैस का निर्माण किया जाता है। और अंत में हम देखते हैं अवशोषण स्तंभ है, जिसमें क्वार्ट्ज भरा हुआ है। ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराते हैं, जो नीचे से आने वाली SO3 गैसों को अवशोषित करता है तथा सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा ओलियम का निर्माण करता है। आवश्यकता पड़ने पर इस ओलियम में जल को मिलाकर के हम आवश्यक सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस हैं।